Bismillahirrahmanirrahim. The topic of our today discussion is lysosomes. Lyso means splitting and soma means body. Those cellular bodies which splits itself and destroy itself. Lysosomes are साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली फाउंड इन मोस्ट यूकैरियोट्स। ये वो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली हैं जो कि सिर्फ यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं एंड आर डिफरेंट फ्रॉम अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली ड्यू टू देयर मॉर्फोलॉजी। और ये दूसरी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली से डिफर हैं, अपने यूनिक हैं अपने मॉर्फोलॉजी के लिहाज से। यानी मॉर्फोलॉजी इसकी ये होती है कि पहले इसकी एग्जिस्टेंस होती है, जब ये सेल्फ स्प्लिट होता है तो इसकी एग्जिस्टेंस नहीं रहती, तो इसका मतलब है कि ये यूनिक है और इसी तरह कोई भी नहीं करता ऑर्गेनेली। दीज वर आइसोलेटेड एज सेपरेट कंपोनेंट फॉर द फर्स्ट टाइम बाय वान डी डाओ इन 1949। फर्स्ट टाइम वान डी डाओ ने 1949 में इस लाइसोसोम्स को एज अ सेपरेट कंपोनेंट लिया था, उसको सेग्रीगेट किया था। और सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट कौन सी टेक्निक से होते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से होते हैं। दे आर सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। उसके इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ एक मेम्ब्रेन होता है, यूनी मेम्ब्रेनस है। एंड आर सिंपल सेक्स दैट कंटेन वेरी लार्ज वेराइटी ऑफ फूड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। और इसके इर्द गिर्द ये एक सिंपल सेक होता है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की लार्ज वेराइटी फूड डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं। फॉर एग्जांपल दैट इज़ हाइड्रोलाइसिस मौजूद होते हैं। एनी फॉरेन ऑब्जेक्ट, ये किस तरह हाइड्रोलाइज करता है? एनी फॉरेन ऑब्जेक्ट दैट गेन्स एंट्री विद इन द सेल आर इमीडिएटली इनगल्फ्ड बाय लाइसोसोम। कोई भी बाहर से आने वाली चीज़ जब सेल के अंदर जाती है तो पहले इसको लाइसोसोम खा लेता है। एंड आर कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू डाइजेस्टिबल पीसेस। और फिर उसके बाद ये एक कम्प्लीटली ब्रेक डाउन होता है डाइजेस्टिबल पीसेस में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। और फेगोसाइटोसिस सॉलिड सब्सटेंसेस को ईटिंग ऑफ द सेल्स को कहते हैं। दे आर वेरी abundant in those animal cells जो which exhibit phagocytic activity। ये उन एनिमल सेल में सबसे ज़्यादा होते हैं जहाँ पर फेगोसाइटिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल दैट इज़ न्यूट्रियोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स में ये सबसे ज़्यादा मौजूद होते हैं। कौन से ऑर्गेनेली? लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स आर बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन इसके इर्द गिर्द होता है एंड कंटेन नंबरस हाइड्रोलाइटिक एंड एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम। और इसके इर्द गिर्द इसके अंदर नंबरस एंजाइम होते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोलाइटिक एंड एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम इसमें मौजूद होते हैं। ऑरिजिन इसकी किस तरह है कि जो एंजाइम होते हैं लाइसोसोम में ये सिंथेसाइज होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। फिर उसके बाद वो फर्दर प्रोसेस होते हैं गोल्जी अपैरेटस में। फिर उसके बाद ये प्रोसेस्ड एंजाइम जो है ये गोल्जी बॉडी से वेसिकल्स की फॉर्म में आती हैं और वो फिर बनाती हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स। अगर इसकी हिस्ट्री ऑफ लाइनेज को देखा जाए इसके एक सेल में फॉर शॉर्ट टाइम ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी से फिर प्राइमरी लाइसोसोम्स बनते हैं। These contain those enzymes which can digest phagocytosed food material। इसमें वो एंजाइम होते हैं जो कि फूड मटेरियल जो कि फेगोसाइटोज हो सकते हैं उनको फेगोसाइटोज कर सके, वो एंजाइम होते हैं। ड्यूरिंग ऑटोफेज के फंक्शन ये है कि ये ऑटोफेजी करता है, सेल्फ ईटिंग ऑफ द सेल करता है। जब सेल्फ ईटिंग ऑफ द सेल हो जाए तो सम ओल्ड वर्न आउट पार्ट ऑफ द सेल्स आर आल्सो डाइजेस्टेड। जो पुराने पार्ट्स होते हैं या जो पुराने सेल्स होते हैं वो डाइजेस्ट हो जाते हैं। इन दिस वे मटीरियल सेल्स में बी रिसाइकल्ड। इसी तरीके से जो रिसाइकल्ड हो जाते हैं दूसरे सेल्स है। इस रिसाइकलिंग का मतलब है एक जगह पर एक सेल मौजूद है वो वहाँ से ख़त्म हो जाए तो फिर उसकी जगह दूसरा सेल आ जाता है, तो इसको कहते हैं रिसाइकलिंग ऑफ सेल। एंड सेल में भी रिन्यूड और सेल रिन्यू भी हो जाता है। एंड देयर एंजाइम्स
देयर एंजाइम्स कैन आल्सो यूज्ड इन डिजेनरेशन ऑफ सेल। ये डिजेनरेशन ऑफ सेल्स में भी इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं इसके जो एंजाइम हैं। किस तरह? इस तरह डिजेनरेशन होता है कि एक सेल है उसको कम्प्लीटली तौर पर ख़त्म किया जाए, फिर बाद में दूसरा सेल वहाँ पर ना आ जाए, तो उसको हम कहते हैं डिजेनरेशन ऑफ सेल। एज में अकर ड्यूरिंग डेवलपमेंटल प्रोसेस, मुख्तलिफ डेवलपमेंटल प्रोसेस इन मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म में ये एक्टिविटी ज़्यादा होती है और वो उसके लिए वाइटल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन में ह्यूमन वेब्ड होते हैं, जो बीबी पैदा होते हैं उसके ये जो इन बिटवीन द फिंगर्स देयर इज़ अ मसल लाइक स्ट्रक्चर हेयर, तो ये वेब्ड होते हैं। अब ये वेब्ड होने से बचने के लिए, इस वेब को ख़त्म करने के लिए, इस सेल्स को ख़त्म करने के लिए लाइसोसोम इसको ख़त्म करते हैं। और उसके अलावा मीटामॉर्फोसिस होती है एनिमल सेल्स में। मीटामॉर्फोसिस इस तरह कहते हैं कि मीटामॉर्फोसिस में प्लांट ना जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग का जो बच्चा होता है उसको टडपोल कहते हैं, उसकी एक टेल होती है और वो टेल टाइम टू टाइम ख़त्म होती है। जब एडल्ट फ्रॉग बनता है तो उसमें टेल होती ही नहीं। ये कौन करता है? ये लाइसोसोम करता है अपने एंजाइम्स के मदद से। अब अगर लाइसोसोम्स का एबनॉर्मल फंक्शन हो जाए तो फिर क्या हो जाता है कि लाइसोसोम में एक एंजाइम नहीं है या लाइसोसोम अपना फंक्शन सही नहीं करता है, तो फिर बॉडी पर क्या असर पड़ता है? तो इसको हम कहते हैं मैल फंक्शनिंग या एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लाइसोसोम। अगर लाइसोसोम एबनॉर्मल फंक्शन करता है, अपना फंक्शन सही नहीं करता, तो सेवरल कंजेनिटल डिजीज़ पैदा हो जाते हैं, जिसको स्टोरेज डिजीज़ भी कहा जाता है। कंजेनिटल इसलिए कहा जाता है कि ये हेरिडिटी की वजह से आते हैं। जो हेरिडिटी की वजह से आते हैं, ये मतलब है इसके पेरेंट्स से जो जीन आते हैं उसमें ये डिफेक्ट होता है कि ये एंजाइम नहीं बना सकते। स्टोरेज डिजीज इसी वजह से कहा जाता है कि इसमें स्टोर्ड होते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोजन इसमें स्टोर हो जाता है सेल में, लिपिड्स सेल में स्टोर हो जाता है। तो accumulation of substances such as glycogen or various lipids within the cell, these are called storage diseases। और ये क्यों होता है? lysosomal enzymes functionless होते हैं एंड आर प्रोड्यूस्ड बाय म्यूटेशन। ये म्यूटेशन की वजह से होता है कि ये वो एंजाइम्स क्रिएट नहीं कर सकता सेला एंड इफेक्ट वन ऑफ द लाइसोसोमल एंजाइम इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। जब म्यूटेशन हो जाता है तो ये लाइसोसोमल के एंजाइम्स को क्रिएट करने के में दुश्वारी होती है और एक एंजाइम्स जो कि लाइसोसोम बनाता है नॉर्मली, फिर वो नहीं बनता, और अगर नहीं बनता तो वो कैटाबॉलिज्म ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स नहीं करेगा। तो अब हम देखते हैं अपने पॉइंट्स में कि लाइसोसोम क्या होता है। लाइसोसोम्स आर प्योरली यूकैरियोटिक ऑर्गेनेली, प्रोकैरियोट में बिल्कुल नहीं होते। लाइसोसोम्स लाइसोस्प्लिटिंग एंड सोमा मीन बॉडी, तो स्प्लिटिंग बॉडी को हम लाइसोसोम कहते हैं। इट इज़ यूनिक ऑर्गेनेली फ्रॉम ऑल ऑर्गेनेली से ये यूनिक है। क्यों? एंड रेफरेंस टू मॉर्फोलॉजी, इसकी मॉर्फोलॉजी डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल ये पहले होता है फिर बाद में नहीं होता, क्योंकि ये अपने आप को डिस्ट्रॉय करता है, डैमेज, इसलिए इसको दूसरे अल्फाज में हम कहते हैं सुसाइड बेग्स। लाइसोसोम को दूसरे अल्फाज में क्या कहते हैं? सुसाइड बेग्स। ये डिस्कवर्ड हुए थे, वन डी डाउ ने इसको डिस्कवर किया था 1949 में। किस तरह डिस्कवर किया था? एज अ सेपरेट कंपोनेंट, सेल से आर ऑर्गेनेली से इसको सेपरेट लिया था। किस तरह लिया था? सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक है जो कि सेपरेट कंपोनेंट ऑफ द सेल को भी हम उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन सेक कंटेन लार्ज वेराइटी ऑफ फूड डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड, इसके इर्द गिर्द एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है जिसमें लॉट ऑफ फूड डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं, जो कि या तो हाइड्रोलाइजेज होते हैं या एसिड फास्फेटेजेज होते हैं। हाइड्रोलाइजेज जो होते हैं वो हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन करते हैं और ये ऐड करते हैं वाटर को, और मॉलिक्यूल जो कि पॉलीमर होता है उसको मोनोमर्स में कन्वर्ट करते हैं। इसकी पूरी डिटेल है नेक्स्ट चैप्टर में। इसके फंक्शन जो है लाइसोसोम के वो हैं फेगोसाइटोसिस। फॉरेन ऑब्जेक्ट जब सेल में अंदर जाता है तो वो ब्रेक डाउन होता है लाइसोसोमल एंजाइम्स की वजह से। इसी ब्रेक डाउन ऑफ डाइजेस्टेबल पीसेस
इस ब्रेकडाउन को हम कहते हैं द होल प्रोसेस इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। ये उन सेल्स में सबसे ज़्यादा अबंडेंट होता है जिसमें फेगोसाइटोसिस एक्टिविटी ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल दैट इज न्यूट्रोफिल्स में सबसे ज़्यादा होती है फेगोसाइटोसिस एक्टिविटी। These enzymes are produced by rough endoplasmic reticulum and then it is processed in the Golgi apparatus, and the Golgi apparatus processed enzymes then pinch off as vesicle and then form the primary lysosome। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसके एंजाइम बनते हैं और वो एक वेसिकल सीक्रेट को कर जाता है जिसको गोल्गी अपैरेटस कहते हैं। गोल्गी अपैरेटस में ये फिर मॉडिफाई होता है और फिर वो गोल्गी अपैरेटस से भी एक वेसिकल सीक्रेट होता है, वो प्राइमरी लाइसोसोम कहलाता है। इसका मतलब है अगर हम इसकी हिस्ट्री को देखें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होना ज़रूरी है लाइसोसोम के लिए, गोल्गी अपैरेटस का होना ज़रूरी है लाइसोसोम के लिए, फिर ये लाइसोसोम बन सकता है। ऑटोफेजी क्या है? Autophagy is a self-eating of the cell. Old worn parts of the cells are digested. Old worn part of the cells जो होते हैं वो digested होते हैं। So role in cell renewing and cell recycling। बस ये लाइसोसोम जो है ये cell renewing में important है and cell recycling। Renewing mean replacement of the cell by the next cell which is functionable। रोल एंड डिजेनरेशन ऑफ सेल्स, ये डिजेनरेशन ऑफ सेल में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है लाइसोसोम। डिजेनरेशन कहते हैं कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स एंड नॉट रिकवरी बाय द अदर सेल, दैट इज कॉल्ड डिजेनरेशन। कंप्लीटली वजूद ही ख़त्म हो जाता है टिश्यूज़ एंड इम्पॉर्टेंट एंड डेवलपमेंटल प्रोसेस, ये डेवलपमेंटल प्रोसेस में इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल फ्रॉग के टेडपोल का जो टेल है वो अगर एडल्ट बन जाता है तो वहाँ पर टेल ख़त्म हो जाती है। तब तक बीबी जब एडल्ट होना शुरू होता है तो उसके फिंगर में जो वेब होते हैं जो कि ड्यूरिंग बर्थ पैदा होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। मेल फंक्शनिंग अबाउट एबनॉर्मल फंक्शन अगर लाइसोसोम करता है तो क्या होता है, ये कहाँ से ये रिजल्ट कर देता है कंजेनिटल डिजीज़ में जो कि स्टोरेज डिजीज़ भी कहलाते हैं। स्टोरेज डिजीज़ का मतलब है ग्लाइकोजन या लिपिड इसमें स्टोर हो जाता है और डाइजेस्टेड नहीं होता है इसी वजह से, ताकि क्योंकि जो एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम के वहाँ पर वो एंजाइम मौजूद नहीं होती जो कि मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड या मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लाइकोजन को करते हैं मेटाबॉलिज्म। ये इसकी ओरिजिन क्या है, काज ऑफ लाइसोसोमल माल फंक्शनिंग एज कंजेनिटल। ये हेरिडिटी के थ्रू से आती है। हेरिडिटी के थ्रू से इस तरह आती है कि जीन्स जो होते हैं डिफेक्टेड जीन्स आते हैं बेबी में और उसमें ये मसला होता है। डिफेक्टेड जीन में किस तरह आते हैं, म्यूटेशन हो जाता है नॉर्मल जीन में, फिर जो न्यू सेल आता है वो एंजाइम नहीं बनाता और फिर इसमें मसला होता है कि डाइजेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस करे। टीसेच एक डिजीज एक ऐसी डिजीज है जिसमें लिपिड कैटाबॉलिज्म नहीं होती है। लिपिड स्टोर हो जाता है, कहाँ पर स्टोर हो जाता है, ब्रेन सेल्स में। ये मेंटल रिटार्डेशन भी करता है, बाज़ औक़ात ये तो सेल डेथ तक भी बंदे को पहुंचा देता है। और इसमें जो एंजाइम एब्सेंट होती है जिसकी वजह से लिपिड स्टोर होते हैं वो एंजाइम है हेक्सोसामिनेडेज। और ये क्या करता है, हेक्सोसामिनेडेज स्फिंगोलिपिड्स जो हैं उसको मेटाबोलाइज करता है। जब ये नहीं मौजूद होता, एंजाइम नहीं मौजूद है तो स्फिंगोलिपिड्स ब्रेन सेल्स में एक्युमुलेट होते हैं। ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 में ग्लाइकोजन मसल्स और लिवर सेल्स में स्टोर हो जाता है। क्यों स्टोर हो जाता है, क्योंकि अल्फा ग्लूकोसिडेज एंजाइम मौजूद नहीं होती है और अगर मौजूद होती तो ये ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करती ग्लूकोज में, तो ये मौजूद नहीं होती अल्फा ग्लूकोसिडेज, इसी वजह से ये ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 का मसला होता है। इसके बाद अर्गिनिली है पैराक्सिसोम्स एंड ग्लाइकोसोम्स। पैराक्सिसोम का वर्ड जो है ये एक ऐसे लिहाज से भी आ जाता है कि इसमें पैराऑक्सीडेजेज एंजाइम सबसे ज़्यादा मौजूद होते हैं। इसका फंक्शन है पैराऑक्सीडेजेज का कि यह हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं और सेल को उसके करीसिव इफेक्ट से बचा देते हैं। किस तरह आगे पढ़ते हैं। The peroxisomes are small subcellular bodies approximately 0.5 micron meter in diameter. Peroxisomes subcellular bodies हैं। subcellular bodies में sub mean below and cellula mean room। अगर सेल के पूरे स्ट्रक्चर को लिया जाए तो ये एक छोटा सा रूम होता है जो कि साइड पर होता है और वो सब सेलुलर स्कोप होता है।
इसको सब सेलुलर बॉडीज़ कहते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 0.5 माइक्रोन मीटर डायमीटर इसकी होती है, सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन्स एंड फाउंड इन ग्रेट वेराइटीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म, और इसके गेट मेम्ब्रेन्स होते हैं जो कि वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में मौजूद है। यहाँ पर मेम्ब्रेन्स का वर्ड है, इसके इस कार्ड दिए सिंगल मेम्ब्रेनस होता है, इंक्लूडिंग प्लांट एंड एनिमल्स। इस ये एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में होता है। विच आर आल्सो कॉल्ड माइक्रोबॉडीज़, और इसको माइक्रोबॉडीज़ भी कहा जाता है। एनिमल सेल्स में ये कहाँ पर मौजूद होते हैं? मोस्टली मौजूद होते हैं लीवर और किडनी सेल्स में। दे आर सिमिलर टू लाइसोसोम, लाइसोसोम की तरह ही बिल्कुल होते हैं, बट दे आर समवट मोर डेंस एंड हैव डिफरेंट एंजाइम सिस्टम। लेकिन ये मोर डेंस होते हैं, इसमें जो एंजाइम होते हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में, तो इसी वजह से डेंस होते हैं। एंड हैव डिफरेंट एंजाइम सिस्टम, और इसका एंजाइम सिस्टम जो है वो डिफरेंट होता है, लार्ज होता है, मुख्तलिफ होता है लाइसोसोम से। लाइसोसोम में तो पेरोक्सीडेज नहीं है, जबकि यहाँ पर है। फॉर एग्जांपल एंजाइम ऑफ पेरोक्सीसोम्स जो कि पेरोक्सीडेजेस हैं आर नोन टू ब्रेक डाउन हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू ऑक्सीजन एंड वाटर। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ऑक्सीजन और वाटर में बदल देते हैं एंड प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम द करूसिव इफेक्ट, और सेल को करूसिव इफेक्टों से बचाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ये करूसिव इफेक्ट पैदा करता है। अगर ये दूसरी चीज़ों में कन्वर्ट हो जाए तो ये करूसिव इफेक्ट से बचा देता है, क्योंकि इसकी एग्जिस्टेंस अभी नहीं रही, दूसरे मॉलिक्यूल बने हैं। अच्छा, इन लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स फोटो रिस्पिरेशन में अकर इन पैराक्सीसोम में फोटो रिस्पिरेशन भी होता है। फोटो रिस्पिरेशन क्या होता है ये आगे नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे बहुत डिटेल के साथ। ग्लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल्स में मौजूद नहीं होते, बैक्टीरिया में भी मौजूद नहीं होते, फंजी में भी मौजूद नहीं होते। इट कंटेन अ नंबर ऑफ एंजाइम्स इंक्लूडिंग ग्लाइकोलिक एसिड, ऑक्सीडेज एंड कैटालेज। ये मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम इसमें होते हैं जो कि ग्लाइकोलिक एसिड, ऑक्सीडेज, कैटालेज भी होते हैं यहाँ पर। दीज ऑर्गेनेलीज आर मोस्ट एबंडेंट एंड प्लांट सीडलिंग, प्लांट सीडलिंग में ये ऑर्गेनेली सबसे ज़्यादा होते हैं, बाद में ये खुद डिस्ट्रॉय होते हैं और इसकी एग्जिस्टेंस नहीं रहती। प्लांट सीडलिंग में क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वहाँ पर इसकी एक एक्टिविटी है। वो एक्टिविटी क्या है? प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ ग्लाइसोसोम इज़ द कन्वर्जन ऑफ फैटी एसिड्स इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो ग्लाइसोसोम का क्या है कि फैटी एसिड को कार्बोहाइड्रेट्स में बदल देता है। कार्बोहाइड्रेट्स में क्यों बदल देता है? क्योंकि ये एनर्जी के लिए इस्तेमाल करता है। फिर सीड जो रूट्स बनते हैं, शूट्स बनते हैं। In lipids rich seeds such as soybean, glycosomes provide sites for production of lipids for breakdown of जो सीड्स जिसमें लिपिड की तादाद रिच होती है, फॉर एग्जांपल सोयाबीन सेल्स हैं, वहाँ पर ग्लाइसोसोम का फंक्शन ये है कि वो लिपिड्स को ब्रेक डाउन करे और कार्बोहाइड्रेट में बदल दे। दीज ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट एंड सीड पुअर इन लिपिड, ये ऑर्गेनेली वो सीड्स जो पुअर होते हैं लिपिड्स में वो पर मौजूद नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल Glycosomes only present during short period in germination of lipid rich seed। germination अगर germination होती है उस सीड की जो कि lipid rich हैं, फॉर एग्जांपल कास्टर ऑयल है, वहाँ पर वो ज़्यादा होते हैं और ये शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं। इस तरह नहीं होते कि पूरे मतलब जब तक प्लांट्स है तब तक ग्लाइसोसोम है, नहीं, सिर्फ सीड्स शॉर्ट पीरियड में। एंड एज एब्सेंट इन लिपिड पुअर सच एज पी, और जो सीड्स जो कि पूर हैं लिपिड में उस फॉर एग्जांपल पी है तो वहाँ पर ये क्या करते हैं लिपिड, तो वहाँ पर ये मौजूद नहीं होते हैं। अब हम देखते हैं कि पॉइंट्स में देखते हैं कि ग्लाइसोसोम और पेरोक्सीसोम का क्या फंक्शन है। ग्लाइसोसोम क्या होते हैं? ग्लाइसोसोम और स्मॉल, ये सब स्मॉल होते हैं, सब सेलुलर बॉडीज होते हैं, सेलुलर लेवल स्कोप के नहीं होते। साइज इसकी 0.5 माइक्रोन मीटर है, सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन के दरमियान ऊपर से सिंगल मेम्ब्रेन होता है जो कि फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, और प्लांट्स दोनों में पाया जाता है। इसको माइक्रो बॉडीज भी कहा जाता है। एनिमल्स में ये कहाँ पर सबसे ज़्यादा होते हैं? लीवर एंड किडनी में। ये वर्ड मैंने लिखा है क्लेपो। किडनी एंड लीवर आर द साइट्स वेयर पेरोक्सीसोम पी आर मोस्टली प्रेजेंट। सिमिलर टू लाइसोसोम्स, ये सिमिलर होते हैं लाइसोसोम की तरह, बट मोर डेंस एंड डिफरेंट एंजाइम सिस्टम। डिफरेंट एंजाइम सिस्टम होता है और डेंसिटी भी इसकी ज़्यादा होती है, ज़्यादा तादाद में मौजूद होते हैं ये एंजाइम्स, और डिफरेंट सिस्टम होता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन पेरोक्सीडेज जो है ये लाइसोसोम में नहीं मौजूद होता है, सिर्फ पेरोक्सीसोम में मौजूद होता है। और हाइड्रोजन पेरोक्सीडेज का काम यह है कि वो
कारू से इफ़ेक्ट करता है, सेल को झाड़ देता है, आहिस्ता आहिस्ता सेल को खाना खा देता है। तो अगर ये मॉलिक्यूल ना हो तो सेल को खाने की जो चीज़ है वो नहीं होगी और सेल प्रोटेक्ट होगा। अब ये किस तरह होगा, ये मॉलिक्यूल जो है इसको दूसरे मॉलिक्यूल में बदल देता है। कौन बदल देता है? पेरोक्सिसोम बदल देता है। कहाँ पर बदल देता है? वाटर में और ऑक्सीजन। ये वाटर और ऑक्सीजन ये नॉन हार्मफुल है और एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सेल। तो ये काम कौन करता है? परऑक्सीडेज करता है। हाइड्रोजन परऑक्सीडेज करता है। परऑक्सीडेज सिर्फ और सिर्फ यहाँ परऑक्सीसोम में होते हैं, नॉट प्रेजेंट इन द लाइसोसोम में नहीं है। दूसरा इसका फंक्शन ये है कि साइट ऑफ फोटो रिस्पायरेशन है लीव्स में। फोटो रिस्पायरेशन का जो अमल है वो कौन करता है? वो भी ये करता है, परऑक्सीसोम। अब हम देखते हैं ग्लाइसोसोम्स को। ग्लाइसोसोम्स अगर ओनली इन प्लांट सेल्स हो, किसी भी और सेल्स में नहीं होता ऑर्गेनिजम्स के। ना एनिमल में होता है, ना फंजी में होता है, ना बैक्टीरिया में होता है। कंटेन लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स लाइक ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज कैटालेज। ग्लाइकोसिलिक एसिड ऑक्सीडेज भी होते हैं, कैटालेज भी होते हैं, ऑक्सीडेजेज भी होते हैं। खोज एक वर्ड मैंने लिखा है, कैटालेजेज, ऑक्सीडेजेज, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेजेज। पर प्राइमरी एक्टिविटी इसकी क्या है? ऑर्गेनेली जो है ये सिर्फ और सिर्फ सीडलिंग में ज़्यादा होती है, बाद में ये नहीं होती है। ये सीडलिंग में ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर इसका एक फंक्शन है कि ये फैटी एसिड, जिस सीड में फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं उसको कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है और फिर वो एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड सोयाबीन सीड ग्लाइसोसोम कैरी अबाउट रिएक्शन। सोयाबीन सेल जिसमें लिपिड ज़्यादा होते हैं उसमें ये रिएक्शन ज़्यादा होता है फैटी एसिड कार्बोहाइड्रेट्स, और इसकी फंक्शन ग्लाइसोसोम की ज़्यादा होती है, वहाँ पर प्रेजेंस भी ज़्यादा होता है। जिस सीड में लिपिड की तादाद कम होती है, फॉर एग्जांपल पी सीड जो है, पी सीड, उस वहाँ पर ग्लाइसोसोम बिल्कुल एब्सेंट होते हैं और वहाँ पर इसका कोई फंक्शन नहीं होता। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन, ये सारा साइटोस्केलेटन है। इसमें 3 किस्म के होते हैं, माइक्रो फिलामेंट्स होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। ये इसका मेन स्केच है। साइटोस्केलेटन क्या होता है? कोल्डज़ोफ एक साइंटिस्ट था जिसने 1928 में माइक्रोस्कोप के ज़रिए से देखा कि उसके साइटोप्लाज्म जो है उसमें एक ऑर्गेनाइज फाइब्रस नेटवर्क है, एक जाल है जो कि एक तरतीब से मौजूद है और ये फाइब्रस है। ये स्केलेटन बनाता है, सेल के साइटोप्लाज्म को एक ढांचा देता है। इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोट, ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होता है, प्रोकैरियोट्स में बिल्कुल नहीं होता। लेकिन इसने जो माइक्रोस्कोप इस्तेमाल किया था वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो था नहीं, इसी वजह से उसने एक सजेशन दी थी, इसको पता नहीं चल रहा था कंप्लीट। Later on, Cohen in 1977 confirmed the view of Kolzov by his electron microscopic study. कोहन ने 1977 में फिर ये कोल्जोफ का जो सजेशन था कि इस तरह नेटवर्क होता है उसको प्रूफ किया कि हाँ इस तरह है। According to Cohen, the cytoplasm of eukaryotic cell contain a cytoskeletal network of different types of कोहन के मुताबिक जो यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के साइटोस्केलेटन नेटवर्क हैं और उनके कौन कौन सी किस्म के होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल नेटवर्क स्केलेटन है, माइक्रोफिलामेंट नेटवर्क स्केलेटन है और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स नेटवर्क स्केलेटन है। जो मेन प्रोटीन होता है जो साइटोस्केलेटन बनाता है वो है ट्यूबुलिन प्रोटीन, दैट इज़, और ट्यूबुलिन माइक्रोट्यूब्यूल में ये फिर सबसे ज़्यादा होता है। और एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन और अदर टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर आल्सो प्रेजेंट एंड दोज प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट इन द मसल्स। Several cells organelle are derived from special assemblies of microtubule। ये माइक्रोट्यूब्यूल जो है इससे फिर मुख्तलिफ़ किस्म के अदर ऑर्गेनेली जो है वो भी डिराइव होते हैं। कौन कौन से? फॉर एग्जांपल सीलिया है, फ्लैजिला है, बेसल बॉडीज़ हैं और सेंट्रियोल्स है। ये ऑर्गेनेली माइक्रोट्यूब्यूल से डिराइव होते हैं। ये फंक्शन है माइक्रोट्यूब्यूल का। साइक्लोसिस एंड एमोबाइड मूवमेंट्स आर बिकॉज ऑफ माइक्रो, ये साइक्लोसिस एंड एमोबाइड मूवमेंट्स जो हैं वो माइक्रोफिलामेंट से होते हैं। ये दोनों मूवमेंट्स है, साइक्लोसिस सेलुलर मूवमेंट्स, साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट, स्ट्रीमिंग मूवमेंट, एमोबाइड मूवमेंट जो एक तरफ ज़्यादा होता है मूवमेंट, दूसरी तरफ कम होता है। फॉर एग्जांपल अमीबा सेल में जो होता है एमोबाइड मूवमेंट होता है। Whereas intermediate filaments are involved in the determination of cell shape and integration of cellular
कंपोनेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट में जो है क्या काम करता है, सेल शेप और सेल इंटीग्रेशन में इम्पोर्टेंट काम अदा करता है। सेल इंटीग्रेशन क्या होता है, जब मॉलिक्यूलर लेवल पर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल एक जगह होती है, वो फिक्स होती है, उसको इंटीग्रेशन कहते हैं। अगर वो एक जगह से दूसरी जगह जाए तो इंटीग्रेशन ख़राब हो जाता है। शेप क्या होता है, जो कि बड़े लेवल पर मॉलिक्यूल में कोई चेंज नहीं आता कोई शेप में, तो उसको हम कहते हैं सेलुलर शेप। तो ये दोनों को रेगुलेट करना, एक जगह पर फिक्स करना, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट का काम है, जो कि साइटोप्लाज्म में जो स्केलेटन है उसको एक जगह पर कायम रखता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स, दीज आर लॉन्ग, ये लॉन्ग होते हैं, अनब्रांच होते हैं, सिलेंडर ट्यूबुलिन प्रोटीन स्ट्रक्चर से बने होते हैं। अगर ट्यूब्स लाइक हैं, ट्यूबुलिन ट्यूब, ट्यूबलाइट लाइक, तो वो लॉन्ग भी है, अनब्रांच ट्यूबलाइट भी, ट्यूबलाइट अनब्रांच भी होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से ये बना होता है। वन वेरी important function of microtubule is their role in assembly and disassembly of spindle structures। एक रोल इसका ये है कि ये स्पिंडल स्ट्रक्चर्स बनाता है, स्पिंडल फाइबर को क्रिएट करने में ये इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। और इसी तरह से सेंट्रियोल्स के बनाने में और फ्लैजेला सिलिया के बनाने में माइक्रोट्यूब्यूल्स इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स में ट्यूब्स लाइक प्रोटीन्स होते हैं, जस्ट लाइक ये डायग्राम में हमें बताए गए हैं कि ये ट्यूब्स लाइक हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स, फिलामेंट्स, ये सब इसी तरह के ट्यूब लाइक प्रोटीन से बने होते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स, दीज आर कंसिडरेबली मोर थिन, बनिस्बत माइक्रोट्यूब्यूल की ये थिन होते हैं, फाइबर्स लाइक होते हैं, सिलेंडर्स मेड अप ऑफ कंट्रेक्टाइल एक्टिन प्रोटीन, और ये कंट्रेक्टाइल एक्टिन प्रोटीन से बने होते हैं। ये एक्टिन प्रोटीन से कंट्रेक्टाइल है, इसका मतलब है कि ये मूवमेंट्स में इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। कंट्रेक्शन का मतलब है साइज कम करना, ज़्यादा करना इन द मसल्स। लिंक्ड टू द इनर फेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये बने अटैच होते हैं इनर साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। दे आर इन्वॉल्व इन द साइक्लोसिस, ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं साइक्लोसिस में। साइक्लोसिस एंड एमोबाइड में दीज आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट विच अकर इन द सेल साइटोप्लाज्म, एंड दिस इज इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट का जो साइज होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट्स के बिटवीन होता है, डायमीटर। दे हैव रोल इन मेंटेनिंग द सेल शेप एंड सेल इंटीग्रिटी, सेल के शेप में और सेल के इंटीग्रिटी में। मॉलिक्यूलर लेवल पर अरेंजमेंट एंड दैट इज ऑफ हायर लेवल ऑफ अरेंजमेंट इज कीप कांस्टेंट बाय द इंटरमीडिएट फिलामेंट। यहाँ पर हम देखते हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन इज प्योरली यूकैरियोटिक, ये यूकैरियोट में सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, फंजी में नहीं होता। कोल्डजोफ ने फर्स्ट टाइम माइक्रोस्कोप के ज़रिए से ये देखा 1928 में कि एक सजेशन दी कि एक ऑर्गेनाइज्ड फाइब्रस नेटवर्क है, जो एक जाल किस्म का एक नेटवर्क है जो कि स्केलेटन बनाता है, एक ढांचा बनाता है सेल के साइटोप्लाज्म के लिए। तो उसने जो माइक्रोस्कोप इस्तेमाल किया था वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं था, इसी वजह से उसने ये सिर्फ सजेशन दी, उसको कंप्लीट पता नहीं चलता था। कोहन ने 1977 में कोल्डजोफ के एक्सपेरिमेंट को प्रूफ किया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने उसको ये विजुअलाइज किया कि साइटोप्लाज्म जो है ये साइटोस्केलेटल नेटवर्क का बना होता है और डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क होते हैं। 3 किस्म के नेटवर्क्स पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में। कौन से हैं? माइक्रोट्यूब्यूल साइटोस्केलेटल नेटवर्क है, माइक्रोफिलामेंट साइटोस्केलेटल नेटवर्क है, इंटरमीडिएट फिलामेंट साइटोस्केलेटल नेटवर्क है। ये 3 किस्म के डायमीटर्स में भी डिफरेंट होते हैं और इसकी कंपोजिशन भी डिफरेंट होती है। तो ये 3 किस्म के जाल होते हैं साइटोस्केलेटन में। इन जो स्केलेटन है उसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं वो मेनली प्रोटीन होते हैं, और प्रोटीन्स में जो सबसे ज़्यादा मौजूद होते हैं जो देखे गए, ट्यूबुलिन प्रोटीन है, एक्टिन प्रोटीन है, माइसिन है, ट्रोपोमाइसिन है, और दूसरे जो मसल्स में पाए जाते हैं वो इनमें सबसे ज़्यादा होते हैं। ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल में फिर सबसे ज़्यादा तादाद में होता है। 3 किस्म के होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल का क्या फंक्शन है साइटोप्लाज्म में? साइटोप्लाज्म में माइक्रोट्यूब्यूल का ये फंक्शन है कि ये सेलुलर ऑर्गेनेली जो है, फॉर एग्जांपल सिलिया है, फ्लैजिला है, बेसल बॉडीज़ है, सेंट्रियोल है, ये जो सारे ऑर्गेनेली हैं ये कहाँ से डिराइव होते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ माइक्रोट्यूब्यूल से डिराइव होते हैं। तो दिस इज़ द पेरेंट सब्सटेंस फॉर द ऑर्गेनेलीज दैट आर सिलिया, फ्लैजिला, बेसल बॉडीज एंड सेंट्रियोल।
माइक्रोफिलामेंट्स काजेज साइक्लोसिस एंड माइक्रोफिलामेंट्स जो है इसमें सबसे ज़्यादा तादाद में जो मौजूद होता है प्रोटीन वो एक्टीन होता है एंड मायोसिन होता है। एक्टीन एंड मायोसिन आर प्रेजेंट इन द मसल्स एंड दे कीप द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। इसी तरह से साइटोप्लाज्म के अंदर भी एक्टीन और मायोसिन का यही फंक्शन है कि जो मूवमेंट होती है इनसाइड द साइटोप्लाज्म वो ये परफॉर्म करता है। जो कि साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट कौन से हैं? साइक्लोसिस है, एमोबाइड मूवमेंट है। साइक्लोसिस वो मूवमेंट है जो सेल स्ट्रीमिंग मूवमेंट होता है जो कि सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है, एक डायरेक्शन कंप्लीट डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में पूरा फ्लूइड जाता है और वो एक मूवमेंट करता है। एमोबाइड मूवमेंट वो मूवमेंट होता है जो कि सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है, दूसरी डायरेक्शन में नहीं होता है। जो कि फॉर एग्जांपल हम देखें अमीबा सेल्स हैं, अमीबा सेल फॉर एग्जांपल इनिशियली इस स्ट्रक्चर का हो गया और कुछ ही देर बाद ये यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया, तो ये सिर्फ यहाँ पर मूवमेंट हो गया, यहाँ पर नहीं होगा। ये है एमोबाइड मूवमेंट। और साइक्लोसिस मूवमेंट है कि इनर साइड फ्लूइड जो है वो कंप्लीट एक डायरेक्शन में मूवमेंट होते करते हैं, वो सेल के शेप को कांस्टेंट रखते हैं, उसको बदलते नहीं। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स क्या करते हैं? डिटरमाइन सेल शेप एंड इंटीग्रेशन ऑफ कंपोनेंट। ये सेल शेप और सेल कंपोनेंट्स का इंटीग्रेट करते हैं, उसके शेप और इंटीग्रेशन और सेल शेप में डिफरेंस ये है कि शेप बड़े लेवल पर लिया जाता है और इंटीग्रेशन छोटे लेवल पर लिया जाता है। अगर मॉलिक्यूल्स है फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ट्यूबुलिन प्रोटीन्स है और उसकी एक अरेंजमेंट है ट्यूब लाइक, उसकी अरेंजमेंट चेंज नहीं होती तो प्रोटीन्स जो है वो अपनी जगह पर है पर, तो इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म। अगर शेप है इसका मतलब एक सेल सर्कुलर शेप है, उसके बाद वो चेंज हो गया किसी दूसरे चीज शेप में, तो ये बड़े लेवल पर एक शेप में चेंज है तो उसको हम कहते हैं शेप। तो ये शेप एंड इंटीग्रेशन कौन रेगुलेट करता है? ये इंटरमीडिएट फिलामेंट रेगुलेट करता है। एंड नाउ ये एक फार्मूला है MCB फर्स्ट क्लास। कोई आपसे पूछता है कि फॉर एग्जांपल कौन सी बैंक अच्छी है, आप कहते हैं MCB बैंक इज द फर्स्ट क्लास। MCB, M is microtubule, C for cilia, B for basal bodies and F for flagella and C for centriolum। तो ये वो ऑर्गेनेली हैं जो कि डिराइव होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल से। अब हम इंडिविजुअल लेते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल ये लॉन्ग होते हैं कंपैरेटिवली, अनब्रांच होते हैं, सिलेंडर ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। ये आप ट्यूबलाइट अपने जहन में रखिए, उसी तरह का होता है। लॉन्ग अनब्रांच्ड और ब्रांच नहीं होता, वो लॉन्ग होता है एंड ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। ये इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है किस चीज़ में? इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है असेंबली और डिसअसेंबली स्पिंडल फाइबर्स में। माइक्रोफिलामेंट्स है थिन सिलेंडर्स मेड ऑफ एक्टीन, ये एक्टीन का बना होता है और मुख्तलिफ सेल मेम्ब्रेन के इनर साइड पर अटैच होता है। ये साइक्लोसिस और इमोबाइड मूवमेंट में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट है, ये डायमीटर में माइक्रो और मैक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स के बीच में होता है डायमीटर के लिहाज से। ये सेल शेप और सेल इंटीग्रिटी में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। उसके बाद है हमारे साथ एक ऑर्गेनेली जो कि है सेंट्रियोला। पहली बात यह है कि नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है, कोई भी इसके ऊपर से मेम्ब्रेन नहीं होता। एनिमल सेल्स में पाया जाता है, माइक्रोस्कोपिक सेल में पाया जाता है और लोअर प्लांट्स में पाया जाता है, हायर प्लांट्स में ये नहीं पाया जाता। तो अगर हम यहाँ पर एक वर्ड लेंगे मेल, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स एंड लोअर प्लांट्स, इसमें ये पाया जाता है। सेंट्रियोल जो है वो उसकी लोकेशन कहाँ पर होती है? न्यूक्लियस के बिल्कुल नज़दीक होते हैं, नियर टू द, बिल्कुल नज़दीक, मेम्ब्रेन की तरफ नहीं होता है, न्यूक्लियस के बिल्कुल नज़दीक होता है। दीज ये स्मॉल सिलेंडर के हालो सिलेंडर्स हैं, हालो सिलेंडर जस्ट ये ट्यूब्स है, उसके बीच में एक हालो कैविटी है। हालो सिलेंडर्स हैं और उसको ये पेयर्स में होते हैं, दो होते हैं, ज़रूरी है, एक नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकते, 5 नहीं हो सकते। इसकी डियामीटर जो है वो 0.3 to 0.5 माइक्रोन मीटर है, लॉन्ग है, और 0.2 माइक्रोन मीटर डियामीटर है। ये अगर इसको क्रॉस सेक्शन एरिया आप इसको कहते हैं कि इसी चीज़ को ट्रांसवर्स काट दिया जाए, तो ये क्रॉस सेक्शन अगर इसका लिया जाए तो हम देखते हैं कि 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि एक सेट में 3 होते हैं। इसी तरह से टोटल नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल हो गए 27। और ये 2 माइक्रोट्यूब्यूल जो थे, ये एक देखे ये इस डायरेक्शन में है, दूसरा देखे ये इस डायरेक्शन में है, तो ये बिल्कुल 90 डिग्री पर आपस में
ऑर्गेनाइज होते हैं जस्ट बिफोर सेल डिवीजन। इसका फंक्शन अब देखते हैं कि जब सेल डिवाइड करते हैं तो उससे थोड़ी देर पहले ये डिप्लीकेट होते हैं, डिवाइड होते हैं, यानी 2 से 4 बन जाते हैं। एंड वन पेयर माइग्रेट, और एक पेयर एक तरफ जाता है, दूसरा पेयर दूसरी तरफ जाता है, न्यूक्लियस के एक तरफ दूसरी तरफ। ये पेयर स्पिंडल फाइबर बनाता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। और सेंट्रियूल्स जो हैं, सेंट्रियूल्स को किस तरह इस्तेमाल करता है कि सेंट्रियूल माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन सेंटर, यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स बन जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन सेंटर होता है, उसको तरतीब दिया जाता है और उसको बनाया जाता है। माइक्रोट्यूब्यूल को ऑर्गेनाइजेशन सेंटर के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर की ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर होती है? सेंट्रियूल पर होती है, लोकेटेड आउटसाइड द सेल। यो से स्पिंडल फाइबर जो है ये आउटसाइड सेल जो है, सेल न्यूक्लियस, आउटसाइड सेल न्यूक्लियस जो है वहाँ पर पाए जाते हैं। और दे आर अटैच्ड टू द माइक्रोट्यूब्यूल एट वन एंड and complete near to the cell division their other end is attached to the chromosomes and form the kinetochore. They are absent in higher plants में मौजूद नहीं होते। centriole play an important role in the location and furrowing of during cell। जब सेल डिवाइड होता है तो एक किस्म का गड़ा बनता है और वो फिर डीपली जाता है। फॉर एग्जांपल ये सेल है ना, तो ये इस तरह पहले फरो बन जाता है, तो ये फरो का बनना ये कौन आइडेंटिफाई करता है? ये सेंट्रल पॉइंट पर हो जाता है। ये कहाँ से होता है? अगर एक तरफ सेंट्रियूल, ये लोकेशन करना ये हमें बताता है, लोकेशन ऑफ फरोइंग सेंट्रियूल हमें बताता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड इन द फॉर्मेशन ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला। सिलिया और फ्लैजेला ये भी सेंट्रियूल के बने होते हैं। एक अजीब बात यह है कि सेंट्रियूल जो है ये नॉन मेम्ब्रेनस है और सिलिया और फ्लैजेला जो इससे बनते हैं वो मेम्ब्रेनस हैं। अब हम देखते हैं कि सिलिया और फ्लैजेला की है। सिलिया और फ्लैजेला बिल्कुल सेम है लेकिन उसको डिफरेंट नाम दिया है, जबकि इसको पहले पढ़ा, जबकि इसके स्ट्रक्चर को नहीं स्टडी किया था। टिपिकल सेल्स, टिपिकली ये सब हम सेल्स अब पढ़ते हैं, ये एक सेल्स है, यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर में हम देखते हैं कि सिलिएटेड सेल में बहुत ज़्यादा नंबर के सिलिया होते हैं जो कि शॉर्ट होते हैं, और फ्लैजेला जो है वो 1 और 2 होते हैं मगर लॉन्ग होते हैं। फॉर एग्जांपल मेमिलियन स्पर्म है, उसमें सिंगल फ्लैजेलम होता है। ग्रीन अलजी है, उसमें क्लेमाटोमोनास है, उसमें 2 फ्लैजेला होता है। यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ प्रेशियम उसमें थाउजेंड्स ऑफ सिलिया होते हैं। सिलियर एंड फ्लैजेलर जो है ये एक बीटिंग मूवमेंट करते हैं जो कि बेस से ओरिजिनेट होता है और टिप पे ख़त्म होता है। वर्चुअली ऑल यूकैरियोटिक सिलिया और फ्लैजेला जो हैं ये सिमिलर हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। और वो क्या होते हैं? इसके सेंट्रल में बंडल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल होता है जिसको एक्सिनियम कहा जाता है। ये सेंट्रल बंडल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल है, ये सिंगलेट होते हैं, जोड़े में नहीं होते, अलग-अलग होते हैं। और जो इसके इर्द गिर्द 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स पेयर होते हैं, इसके इर्द गिर्द वो भी सिंगलेट होते हैं। कोई भी पेयर फॉर्म में यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता। द बंडल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल कंप्राइजिंग द एक्सिनियम इज सराउंडेड बाय प्लाज्मिक मेम्ब्रेन। जो बंडल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल जो कि एक्सिनियम को कंप्राइज करते हैं, ये बंडल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल जो सेंटर में एक्सिनियम को कंप्राइज करते हैं, इसके इर्द गिर्द भी एक मेम्ब्रेन होता है और उसके जो डबल पेयर होते हैं, जो 9 पेयर होते हैं, उसके इर्द गिर्द भी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो इसका मतलब है कि एक इनसाइड मेम्ब्रेन है, एक आउटसाइड मेम्ब्रेन है। अब हम अपने टिप्स में देखते हैं। सेंट्रियूल्स की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल सिमिलर है। 0.325 माइक्रोन मीटर इसकी लेंथ है, विड्थ 0.2 माइक्रोन मीटर है। लो हायर प्लांट्स में नहीं मौजूद हैं। अगर एनिमल प्लांट में मौजूद हैं तो क्लिप एक फार्मूला है कि वहाँ पर मौजूद होते हैं लीवर एंड किडनी में मौजूद होते हैं। आपस में टोटल नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल 27 बनते हैं, चूँकि 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 होते हैं और 3 का एक सेट होता है। 90 डिग्री पे आपस में बने होते हैं। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होता है और उसके लिए कि माइक्रोट्यूब्यूल को ऑर्गेनाइजेशन सेंटर के तौर पर लेता है। स्पिंडल फाइबर लोकेशन ऑफ फरोइंग में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। रोल सिलिया और फ्लैजेला में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। सिलिया और फ्लैजेला क्या होते हैं? सिलिया जो होते हैं वो स्मॉल साइज होते हैं, मोर इन नंबर होते हैं। स्मॉल इन साइज, मोर इन। फ्लैजेला जो लार्ज इन साइज है, लेस इन नंबर। फ्लैजेला में डबल एल है, इसका ये एल हमें बताता है कि लार्ज साइज लेस रेजिस्टेंट, एल से लार्ज, एल से लेसा। तो लार्ज साइज लार्ज नंबर दैट इज फ्लैजेला। ये 1 या 2 होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। अकर एंड टिपिकल सेल्स, एक सेल में 1 या 2 से ज़्यादा नहीं होते। ये एक सेल में बहुत ज़्यादा होते हैं, थाउजेंड्स की तादाद में भी हो सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक सेल टिपिकल सेल्स लेते हैं। टिपिकल सेल्स मतलब एक सेल में जितने पाए जाते हैं। मेमल्स फार्म में एक फ्लैजेला है। ग्रीन अलजी दैट इज क्लेमाटोमोनास में 2 फ्लैजेला हैं। पिरामिड में थाउजेंड्स ऑफ सिलिया हैं।
सिलिया और फ्लैजिला जो है ये इसमें बेंडिंग प्रोड्यूस होती है, और वो बेंडिंग जो है, बेंडिंग मूवमेंट्स जो है वो प्रोड्यूस होती है। ये बेंडिंग बेस पर ओरिजिनेट होता है और प्रोपेगेट कर जाता है टिप्स की तरफ। सिलिया और फ्लैजिला जो है इसमें एक सेंट्रल एक्सोनीम होता है जो कि सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल होता है, दो होते हैं लेकिन सिंगलेट होते हैं। उसमें इर्द गिर्द भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और 9 पेयर ऑफ सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल जो इसके इर्द गिर्द एक्सोनीम के इर्द गिर्द होते हैं, उसमें उसके ऊपर से भी एक मेम्ब्रेन होता है। तो इसका मतलब है कि सिलिया एंड फ्लैजिला बोथ आर प्लाज्मा मेम्ब्रेनस बॉडीज। इसका जो ओरिजिन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेनस नहीं है, दैट इज सेंट्रियोला। यहाँ पर एक है सिलिया एंड फ्लैजिला प्रोड्यूस बैंड्स व्हिच ओरिजिनेट, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये जो सिलिया फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, ये एक सेल है जिससे फ्लैजिला निकलता है या सिलिया निकलता है। ये सिलिया ये इस तरह का बेंडिंग मूवमेंट करता है, इस तरह का बेंडिंग मूवमेंट। ये एक बेंड है, ये दूसरे बेंड है, तीसरे बेंड है, फोर्थ बेंड है। ये बेंड जो है ये क्या कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, यहाँ पर ऑरिजिन पर प्रोड्यूस होता है। ऑरिजिन पर प्रोड्यूस होता है, टिप की तरफ फिर प्रमोट होता है, इसी वजह से ये मूवमेंट करता है। इसी तरह स्पर्म में भी इस तरह है कि ये स्पर्म है, ये इस तरह जब फ्लैजिला मूवमेंट करता है तो ये आगे जाता है। ये किस तरह होता है, ये यहाँ पर प्रोटॉन पंपिंग मैकेनिज्म, ऑस्मोटिक प्रेशर है, एक तरफ से पानी ज़्यादा है तो दूसरी तरफ कम आता है, प्रोटॉन पंप कर जाता है। तो ये एक डिफरेंट मैकेनिज्म, ये आगे आप पढ़ेंगे हायर लेवल में। तो दिस इज होल अबाउट फ्लैजिला एंड सिलिया। एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क, and shall wait up to next video. Allah Hafiz.